इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हुआ उसमें आपने जाना रूसो की सामाजिक समझौता सिद्धांत के विषय में। अब आप जानेंगे रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में। ठीक है, इससे पहले थोड़ा रूसो की जीवनी के बारे में चलिए जान लेते हैं। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा के गणतंत्र में हुआ था। उनकी मां की मृत्यु उसके प्रसव काल के दौरान ही हो गई थी, जिसके कारण रूसो के पालन पोषण का भार उनके पिता पर पड़ा। उनके राजनीतिक दर्शन यानी रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, जनरल विल का सिद्धांत है। ठीक है, रूसो ने सामान्य इच्छा को यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा के रूप में वर्गीकृत किया है, एक्चुअल विल एंड रियल विल। ठीक है, जनरल विल जो है उसको रूसो ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है एक्चुअल विल यानी कि यथार्थ इच्छा, और दूसरा है रियल विल यानी कि आदर्श इच्छा। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो अपनी इस धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिगतता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है, उसमें उसकी वैयक्तिक इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा यानी जनरल विल ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है, जो इस प्रकार है। यथार्थ इच्छा एक्चुअल विल। सामान्यतया यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु रूसो के द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित है। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित तथा स्व विरोधी है। वही आदर्श इच्छा रियल विल जो है, आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। आदर्श इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप में दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है, यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रकट होती है। जहाँ तक सामान्य इच्छा का संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप में हितकर हो। डॉक्टर आशीर्वादम के मतानुसार सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं के योग अथवा इससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनके एकीकरण के रूप में की जा सकती है। प्रसिद्ध विद्वान ग्रीन ने सामान्य इच्छा की सूक्ष्म और अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए लिखा है कि सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। रूसो की विचारधारा के प्रमुख व्याख्याकार बोसांके के अनुसार सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो। जर्मिनो दांते इसे समुदाय की श्रेष्ठ भावना कहते हैं। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रूसो की सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, पहला सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य इच्छा के इन दोनों अंगों में द्वितीय प्रथम से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि सामान्य हित पर आधारित इच्छा जो है सामान्य व्यक्ति की इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण है। और जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है, मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बंधते हैं।
सामान्य इच्छा का निर्माण। इस संबंध में रूसो का कहना है कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो और उसमें नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएं एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती हैं और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती हैं और उनकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है जो सामान्य इच्छा है। ठीक है, सामान्य इच्छा क्या है? ये सामाजिक हित इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि सामाजिक हित इसका उद्देश्य होता है सामान्य इच्छा का। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी विशेषताओं और लक्ष्यों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सामान्य रूप से सामान्य इच्छा की जो विशेषताएं बताई जा सकती है वो इस प्रकार है। सामान्य इच्छा अखंड है। ठीक है, इसके माने टुकड़े नहीं किए जा सकते इसको। सामान्य इच्छा का एक विशेष लक्षण उसकी एकता या अखंडता है। यद्यपि सामान्य इच्छा की एकता में विभिन्नता भी होती है किंतु विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आत्मविरोध नहीं होता है। जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। सामान्य इच्छा जनरल विल जो है उसकी दूसरी विशेषता है आदेयता। सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण है आदेयता, जिसका तात्पर्य है कि यह किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। इसी आधार पर रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक है जिसमें व्यक्ति स्वयमेव अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन तथा लोकतंत्र की हत्या है। अविच्छेदता। सामान्य इच्छा की एक विशेषता यह है कि इसे प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में निहित है और वह इसका प्राण है। प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में निहित है कि और वह इसका प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता यानी अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभुसत्ता से सामान्य इच्छा को अलग कर सकना संभव नहीं है। ठीक है, तो सामान्य इच्छा जो है प्रभुसत्ता की आत्मा है और जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभुसत्ता से सामान्य इच्छा को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, संभव नहीं है। सर्वोच्च एवं निरंकुश। सामान्य इच्छा का एक लक्षण इसका सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। इस पर दैवीय, प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता और यह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसा करना ही होगा। कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। स्थायी। सामान्य इच्छा किसी प्रकार के भावात्मक आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, अपितु मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। लॉर्ड के शब्दों में वह न तो सार्वजनिक आवेश की आंधियों में मिलती है और न राजनीतिज्ञों की बहकाने वाली बातों में। सामान्य इच्छा जो है लोक कल्याणकारी होता है। सामान्य इच्छा का सबसे प्रमुख लक्षण लोक कल्याण है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती है। अतः सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। स्वयं रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परंतु वह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक होता है सदैव समझदारी पूर्ण नहीं होता है। विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा।
ठीक है। सामान्य इच्छा जो है, रूसो का जो सामान्य इच्छा है, जनरल विल, वह विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा है। यह इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं वरन तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है। स्वयं रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी है। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर। अनेक बार सामान्य इच्छा को सर्वसम्मति या सबकी इच्छा का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु दोनों को एक समझना गलत है। इस दोनों में प्रमुख रूप से जो अंतर है इस प्रकार है। सर्वसम्मति, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समाज के सब व्यक्तियों की इच्छा होती है, किंतु सामान्य इच्छा के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। साधारणतया ऐसा होता भी नहीं है। सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है। ठीक है। सर्वसम्मति और सामान्य इच्छा में क्या अंतर है? सर्वसम्मति जो है वो सब व्यक्तियों की इच्छा होती है, जबकि सामान्य इच्छा जो है किसी एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है। ठीक है। सामान्य इच्छा के लिए सभी का यानी सब व्यक्तियों की इच्छा का होना अनिवार्य नहीं होता। सामान्य इच्छा जो है किसी एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है, लेकिन सर्वसम्मति जो है वह सब व्यक्तियों की इच्छा होती है। ठीक है। सामान्य इच्छा में एक ऐसी एकता होती है जैसे सर्वसम्मति में कभी भी नहीं होती। सामान्य इच्छा एक संपूर्ण के रूप में समाज की इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है। यह सदस्यों की परस्पर विरोधी इच्छाओं के बीच समझौता नहीं, वरन यह एकल तथा एकात्मक इच्छा है। सर्वसम्मति किन्हीं परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों के विशेष हितों से संबंधित हो सकती है, किंतु सामान्य इच्छा अनिवार्यता समस्त जनता के कल्याण में ही होगी। इन दोनों का भेद करते हुए रूसो कहता है कि समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का सम्मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हितों से ही होता है। सामान्य इच्छा की आलोचना। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के सर्वाधिक विवादास्पद विषयों में से एक है। एक और कुछ विचारकों की दृष्टि में सामान्य इच्छा का सिद्धांत यदि भयंकर नहीं तो सारहीन अवश्य है, जबकि दूसरे विचारकों के लिए यह सिद्धांत लोकतंत्र तथा राजनीतिक दर्शन का एक बुनियादी पत्थर है। सामान्य इच्छा के विचार की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार है। अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक। रूसो का सामान्य इच्छा का विचार नितांत अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक है। एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा का ज्ञान प्राप्त कर सकना बहुत अधिक कठिन ही नहीं वरन लगभग असंभव है। स्वयं रूसो इस संबंध में पूर्ण निश्चित नहीं है और वह अपने ग्रंथ सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस संबंध में विभिन्न तथा परस्पर विरोधी बातें कहता है। सामान्य इच्छा के निवास के संबंध में यह अनिश्चितता निस्संदेह शोचनीय है। वेपर ने लिखा है कि जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं दे सकते तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ। रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में छोड़ दिया जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का भेद काल्पनिक। रूसो का सामान्य इच्छा का विचार यथार्थ और आदर्श इच्छा के भेद पर आधारित है, लेकिन जैसा कि हॉबहाउस ने कहा है, यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता है। मानव में सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, उन्हें एक दूसरे से पूर्णतया पृथक कर सकना संभव नहीं होता है। सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं। सामान्य इच्छा का विचार सामान्य हित पर आधारित है, किंतु सामान्य हित की परिभाषा का प्रयास लहरों को मुट्ठी में बांधने के समान है। इसके अतिरिक्त किसी कार्य को करने के पूर्व
पूर्ण निश्चितता पूर्वक यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक कार्य का परिणाम जन कल्याण ही होगा। सामान्य हित की व्याख्या संभव न हो पाने के कारण ही सामान्य इच्छा के संबंध में मार्ले ने कहा है कि रूसो ने कोरी बहस में अपना समय नष्ट कर दिया है। निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का पोषक। सामान्य इच्छा के प्रतिपादन का उद्देश्य तो जनता के अधिकारों की रक्षा है, किंतु यह धारणा व्यवहार में निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य की पोषक भी बन सकती है। एक विशेष समय पर इच्छा क्या है यह निश्चित करने की शक्ति रूसो शासक को सौंप देता है, और यदि शासक दुराचारी है तो वह अपने स्वार्थ को ही सामान्य इच्छा का रूप दे सकता है। इसके अतिरिक्त रूसो के सिद्धांत में जनता के द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर दिया गया है और जनता को किसी भी परिस्थिति में समाज के विरोध अधिकार नहीं है। इस संबंध में W.T. जोन्स ने ठीक ही कहा है कि रूसो के सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हटाकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं। ए डाइट के अनुसार रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। वाहन, बर्ट्रैंड रसेल, आइवर ब्राउन तथा मरे ने भी रूसो की विचारधारा पर निरंकुशवाद तथा अधिनायकवाद के पोषण का आरोप लगाया है। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं। रूसो का विचार है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता के प्रयोग में सक्रिय भाग लिया जाना चाहिए। इस शर्त का पालन प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में भले ही संभव हो, वर्तमान समय के प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्रों में कतई संभव नहीं हो सकता। रूसो द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का यह तिरस्कार अंतिम रूप में लोकतंत्र का ही तिरस्कार हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रतिनिध्यात्मक शासन ही लोकतंत्र का एकमात्र व्यावहारिक रूप है। सामान्य इच्छा का महत्व। आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूसो का सामान्य इच्छा का विचार राजनीतिक विचारधारा के लिए महत्वपूर्ण देन है। इसके महत्व को निम्न रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। रूसो का सामान्य इच्छा का विचार प्रजातंत्र का प्रतिष्ठापक है, क्योंकि उसका यह विश्वास है कि सत्ता का आधार जन स्वीकृति है, जनता की इच्छा सर्वोपरि है, विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग वांछित है, सरकार सतत रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए आदि। सामान्य इच्छा का विचार राजनीतिक क्षेत्र में हमारे सम्मुख एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जिसकी प्राप्ति सदैव ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस संबंध में मैकाइवर ने ठीक ही कहा है कि सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणत कर देता है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत भी है, क्योंकि सामान्य इच्छा की धारणा में यह आशय मिलता है कि जिस जीवन में समता, स्वभाव, एकता, साहचर्य, समर्पण, आत्मीयता तथा सम्मान की भावना है, वही जीवन श्रेष्ठ है। सामान्य इच्छा का महत्व। सामान्य इच्छा की धारणा ने भावनावादी तथा रोमांचवादी आंदोलन पर भी प्रभाव डाला तथा इसे फ्रांस की क्रांति का प्रेरक विचार कहा जा सकता है। जर्मन विद्वान सिलर प्रकृति तथा भावना के प्रतिपादक रूसो को नव युवकों का पथ प्रदर्शक मानता है और यह कहा जाता है कि रॉबस्पियर के तत्वाधान में तथा इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस तथा अन्य देशों में जो क्रांतियाँ हुई, उसका संदेश रूसो की पुस्तक सामाजिक अनुबंध में वर्णित सामान्य इच्छा के संदर्भ में है। इस सिद्धांत में व्यक्ति तथा सामाजिक हित दोनों को प्रधानता दी गई है। यह सिद्धांत जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जनरल विल थ्योरी, व्यक्ति अथवा समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करके सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है और राज्य ही सामान्य इच्छा को क्रियात्मक रूप देने का साधन है।
GDH कोल के शब्दों में यह हमें सिखाता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है। राज्य के प्रति हमें इसलिए आज्ञाकारी होना चाहिए क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व का ही प्राकृतिक विस्तृत रूप है। इसी प्रकार सामान्य इच्छा के विचार के महत्व के संबंध में W.T. जोन्स ने लिखा है कि सामान्य इच्छा की कल्पना रूसो के राजनीतिक सिद्धांत का एक केंद्रीय विचार ही नहीं है, यह सिद्धांत राजनीति शास्त्र के लिए भी उसकी एक अत्यंत रुचिकर तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। ओसबॉर्न ने भी लिखा है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए उसका सबसे मौलिक ही नहीं वरन सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य तथा सरकार का स्वरूप। रूसो ने अपने महान ग्रंथ सामाजिक समझौता के अंतिम 2 प्रकरणों में राज्य और सरकार के संबंधों की विवेचना की है। इस संबंध में रूसो ने राज्य तथा सरकार में स्पष्ट भेद किया है। राज्य सामाजिक समझौतों द्वारा उत्पन्न उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें संप्रभुता का निवास होता है तथा सामान्य इच्छा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। सरकार जनता द्वारा चुने हुए उन थोड़े से व्यक्तियों का समूह होती है जो सामान्य इच्छा के निर्देशों को कार्य रूप में परिणत करती है। सरकार की सृष्टि समझौते के द्वारा नहीं होती वरन वह संप्रभु जनता के आदेशों का परिणाम होती है। इस दृष्टि से सरकार राज्य की अभिकर्ता मात्र होती है। सरकार के घटकों के नाम, उनकी संख्या और उनकी नियुक्ति की पद्धति चाहे कुछ भी क्यों न हो, वे है प्रभुसत्ता जनता के नौकर अथवा अभिकर्ता मात्र ही। वे केवल उसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो कि जनता ने उन्हें दी हुई है। जनता अपनी इच्छा अनुसार उसे सीमित या संशोधित कर सकती है या उसे वापस भी ले सकती है। रूसो के अनुसार सरकार का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण न होकर उन्हें लागू करना मात्र होता है, क्योंकि विधियों का निर्माण तो संप्रभु जनता के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार रूसो ने सरकार शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की कार्यपालिका के अर्थ में किया है। रूसो के अनुसार जहाँ तक राज्य का संबंध है वह सदा जनतंत्रात्मक होता है, लेकिन सरकारों में भेद हो सकता है और व्यवहार के अंतर्गत ऐसा होता भी है। राज्य में किस प्रकार की सरकार हो इसका निर्णय संप्रभु जनता द्वारा ही किया जाता है। सरकार की सर्वोच्च शक्ति यदि एक व्यक्ति के हाथ में है तो उसे राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों के हाथ में है तो उसे कुलीन तंत्र और समस्त जनता या उसके बहुमत के हाथ में है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। परंतु सरकार के ये तीनों रूप पूर्णतया निश्चित नहीं हैं और इनकी रूपरेखा बदलती रहती है। सरकार के इन तीनों रूपों के अतिरिक्त उसने शासन के मिश्रित स्वरूप मिक्स्ड गवर्नमेंट का भी उल्लेख किया है। सरकार के उपयुक्त तीनों रूपों में सर्वोत्तम कौन सा है, सैद्धांतिक रूप से यह कह सकना असंभव है, क्योंकि यह बात देश काल की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। परिस्थितियों के अनुसार सरकार का कोई भी रूप श्रेष्ठतम अथवा निकृष्टतम हो सकता है। एक ही प्रकार की सरकार सभी देशों के लिए या एक ही देश के लिए सभी समयों पर उपयुक्त नहीं हो सकती। साधारणतया रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सर्वोत्तम मानता है, क्योंकि इसमें समस्त जनता प्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता का प्रयोग करती है। किंतु उसका विचार है कि इस प्रकार की सरकार आर्थिक तथा सामाजिक जनता से युक्त छोटे जनसमूह में ही संभव हो सकती है। इसलिए वह कहता है कि यथार्थ में यदि सही कहा जाए तो सच्चा प्रजातंत्र न कभी हुआ है और न कभी होगा। ऐसी परिस्थितियों में वह वर्तमान समय के प्रतिनिध्यात्मक शासन वाले देशों की जनता की समय समय पर जनसभाएं बुलाने का सुझाव देता है, जिससे वह सामान्य इच्छा व्यक्त कर संप्रभुता का प्रदर्शन कर सके, सरकार के स्वरूप के बारे में निर्णय ले सके तथा तत्कालीन सरकार को बनाए रखने या अंत करने का आदेश दे सके। इस प्रकार की जनसभाएं ही सरकार के हस्तक्षेप से जनता की प्रभुता की रक्षा कर सकती है। रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र। रूसो के विचार उतने ही जटिल प्रकृति के हैं जितना जटिल स्वयं रूसो का जीवन रहा था, और हार्मोन का मत है कि रूसो के विचारों की व्याख्या उतने ही ढंगों से की गई है
जितने व्याख्याकार हुए हैं। रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र आदि परस्पर विरोधी विचार देखे जा सकते हैं। रूसो में व्यक्तिवाद। डिजाइन की अकादमी के लिए रूसो के द्वारा जिन 2 निबंधों की रचना की गई उनमें उसके द्वारा इस बात के लिए बल दिया गया है कि मानवीय सभ्यता और तत्संबंधी सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाएं ही समस्त बुराइयों की जड़ है, और यदि हम वास्तविक सुख, स्वतंत्रता एवं श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। उसके द्वारा की गई सामाजिक कृत्रिमताओं की आलोचना व्यक्तिवाद की दिशा में ही यात्रा है। इस बात पर जोर देता है कि राज्य और सामाजिक जीवन की अन्य संस्थाओं ने व्यक्तियों की नैतिकता एवं स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें नैतिकता विहीन और दास की स्थिति में ही पहुंचाने का कार्य किया है। उसके सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक प्रारंभिक पंक्ति है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का प्रतिपादन भी व्यक्तिवाद का ही समर्थन है, क्योंकि समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है और व्यक्ति राज्य के बिना भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अनेक स्थानों पर सामाजिक व राजनीतिक बंधनों से व्यक्ति की मुक्ति के लिए आह्वान किया है। वस्तुतः रूसो ने अपनी विचारधारा का आरंभ एक व्यक्तिवादी दार्शनिक के रूप में ही किया है। रूसो में समाजवाद। यद्यपि रूसो को एक वैज्ञानिक समाजवादी या साम्यवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद का विधिवत रूप में प्रतिपादन रूसो के बहुत बाद में कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया, किंतु उसके विचारधारा में समाजवाद के बीज स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं और इस बात के कुछ संकेत मिलते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी रूसो से प्रेरणा ली है। समाजवादी विचारधारा व्यक्ति के संपत्ति तथा अर्थ के केंद्रीकरण की विरोधी है, क्योंकि यह व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण का प्रतीक है। रूसो की विचारधारा भी यही है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन जैसे ही निजी संपत्ति के सर्प का उदय हुआ, प्राकृतिक अवस्था की समस्त शांति समाप्त हो गई। रूसो ने डिजाइन की अकादमी के लिए लिखे गए अपने दूसरे निबंध असमानताओं की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला में निजी संपत्ति की संस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए उसे नितांत अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण बताया है और उसे समस्त मानवीय असमानता, असंतोष, कलह और संघर्ष का मूल कारण माना है। रूसो इस संदर्भ में राज्य संस्था का भी आलोचक है और एक स्थान पर वह लिखता है, नागरिक शासन एक ऐसा पैशाचिक साधन है जो व्यक्तिगत संपत्ति की कृत्रिम वैधानिकता को मान्यता देता है। यही धारणा आगे चलकर मार्क्स ने अपनाते हुए राज्य को शोषण का एक यंत्र कहा है। रूसो संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में ही नहीं मानता, अपितु इसका नियमन समाज द्वारा किए जाने की बात कहता है। सेबाइन के अनुसार समाजवाद को रूसो की यह देन है कि एक सामान्य धारणा के रूप में समस्त अधिकार, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल है, समाज के अंदर ही अधिकार है, न कि उसके विरुद्ध। रूसो के समाजवादी विचार समष्टिवादी है, जिनका उद्देश्य राज्य की सत्ता के अधीन अर्थव्यवस्था का नियमन करने, समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने तथा लोक कल्याण की व्यवस्था को बनाए रखना है। इस दृष्टि से रूसो की विचारधारा में समाजवाद के बीज भी विद्यमान है। निरंकुशतावाद के बीज। रूसो को सामान्यतः प्रजातंत्र का अग्रदूत माना जाता है, किंतु उसके दर्शन में कुछ ऐसी बातें भी है जिनमें निरंकुशतावाद का समर्थन हुआ है। रूसो के समस्त राजदर्शन का सार सामान्य इच्छा ही बहुत अधिक विवादास्पद है। उसने कहा है कि सामान्य इच्छा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है और यदि कोई सामान्य इच्छा के आदेश का पालन नहीं करता तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
साथ ही यह भी संकेत किया है कि राज्य में राजनीतिक दल, चर्च, धार्मिक तथा आर्थिक संघ का गठन नहीं हो सकेगा। रूसो की सामान्य इच्छा उन सभी लक्षणों सर्वोच्चता, निरंकुशता, अधेयता, अखंडता आदि से पूर्ण है जो निरंकुशता के आधार समझे जा सकते हैं, और इसी आधार पर ए डाइट लिखते हैं कि रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत में निरंकुशतावाद का एक प्रमुख तत्व यह है कि समझौते में व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों का समर्पण कर देता है और समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामान्य इच्छा पूर्णतया निरंकुश है। रूसो स्पष्टतापूर्वक इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य का व्यक्तियों के पूर्ण जीवन पर अधिकार होता है और व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ही है। रूसो की संविदा के आधार पर जिस राजनीतिक समाज की रचना होती है वह पृथक व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के हितों का साधन करना मात्र हो, अपितु समाज एक सावयव है और व्यक्ति उसके अभिन्न अंग। सामान्य इच्छा इस सावयव को विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है और समाज रूपी इस सावयव को अपने अंगों यानी व्यक्तियों पर निरंकुश सत्ता प्राप्त है। रूसो की इस धारणा को उसके पश्चात आदर्शवादी विचारकों ने अपनाया। जर्मन आदर्शवादी विचारक हीगल ने राज्य की निरंकुशतावादी विचारधारा का प्रतिपादन करने में रूसो से प्रेरणा ली। रूसो ने राज्य के निरंकुशतावाद स्टेट अब्सोल्यूटिज्म का प्रतिपादन किया था, जो हीगल तथा 20वीं सदी के अधिनायकों के हाथों में पहुंचकर शासन की निरंकुशता में परिणत हो गया। बार्कर के मत अनुसार रूसो वस्तुतः सर्वाधिकारवादी है। उसने संप्रभु की सर्वशक्तिमत्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। लोकतंत्र का अग्रदूत, यद्यपि रूसो की विचारधारा में निरंकुशता के कुछ चिन्ह हैं, परंतु उसकी विचारधारा मूल रूप में लोकतांत्रिक ही है। संविदावादी विचारकों में सबसे प्रमुख लोकतंत्रवादी फ्रेंच क्रांति के प्रणेता रूसो को ही कहा जा सकता है। लोकतंत्रीय धारणा की जैसी सशक्त अभिव्यक्ति उसके दर्शन में हुई है, वैसी संभवतया अन्य किसी भी विचारक के दर्शन में नहीं। प्रथमतः लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा पर आधारित है और लोकप्रिय संप्रभुता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक रूसो है। रूसो संप्रभु शक्ति जनता में निहित मानता है और उसका विचार है कि जनता के द्वारा संप्रभुता का सतत रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रूसो के विचार में सरकार समुदाय की अभिकर्ता मात्र है, जिसके द्वारा केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो समुदाय के द्वारा उसे सौंपी जाए। रूसो का यह विचार निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रवाह और प्रेरणा प्रदान करता है। रूसो का यह विचार निश्चित रूप से लोकतंत्र को प्रवाह और प्रेरणा प्रदान करता है। जनता की प्रभुता का प्रतिपादन करने के साथ साथ रूसो इस संबंध में सुझाव भी देता है कि जनता अपनी प्रभुता किस प्रकार सुरक्षित रख सकती है। जनसभाओं का आयोजन, लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्याहवन की व्यवस्था, इस संबंध में उसके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। द्वितीयतः रूसो के द्वारा लोक हितकारी राज्य के सिद्धांत का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है। रूसो राज्य को सामान्य इच्छा की अनुभूति ही कहता है और रूसो की इस सामान्य इच्छा का आधार लोक कल्याण ही है। रूसो के अनुसार राज्य का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के हित में प्रयत्न करना है। लोक हितकारी राज्य की अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो लोकतंत्र का ही पथ प्रशस्त करता है। तृतीयतः रूसो के द्वारा दी गई विधि की परिभाषा भी लोकतंत्र को अनुप्राणित करने वाली है। विधि को रूसो जनता की आवाज मानता है और उसका कथन है कि विधि समस्त व्यक्तियों का ऐसा प्रस्ताव है जो किसी विषय पर सामान्य रूप से प्रभाव डालता हो। रूसो लोकतंत्र का अग्रदूत है। इस संबंध में G.D. कोल का यह कथन महत्वपूर्ण है कि रूसो के हाथों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत मौलिक रूप से लोकतंत्रीय हो जाता है और इस बात का दावा करता है कि जनता सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन वास्तविक रूप में शासन करेगी। रूसो ने ही राजनीतिक जगत में लोकतंत्र को एक सुझाव सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया। मरे ने रूसो को लोकतंत्र का उच्चतम पुजारी, हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहा है।
ये हो गया रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में रूसो की कुछ आलोचनाओं के बारे में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।